डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो किसी भी करदाता की टोटल इनकम पे लगाया जाता है। इनकम के बारे में मैंने आपको बताया कि 5 तरह की इनकम मानी जाती है इनकम टैक्स में। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार पेशे से आय, कैपिटल गेंस पूंजीगत लाभ, और इन 4 के अलावा जो भी बची हुई इनकम है वो 5वें हेड में डालते हैं, जिसको आप कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। साथ ही ये भी हमने डिस्कस किया था कि गत वर्ष की आय पर संबंधित कर निर्धारण वर्ष में ही कर लगता है। मीन्स 20-21 अगर असेसमेंट ईयर है तो इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए जो इनकम आप लेंगे वो 19-20 की लेंगे, अर्थात 19-20 फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष या प्रीवियस ईयर की इनकम पर 20-21 असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। कुछ इस रूल के अपवाद भी थे, वो पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे। आज मैं इनकम के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि इनकम टैक्स इनकम पर लगने वाला टैक्स है तो इनकम का कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है। इसलिए आज ये 3 पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ इनकम, आइटम्स इंक्लूडेड इन इनकम एंड एग्रीकल्चरल इनकम। तो आय क्या होती है? इनकम टैक्स एक्ट में आय की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। केवल सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में उन मदों का उल्लेख किया गया है जिनको आय माना जाता है। चूँकि इनकम टैक्स इनकम पर लगता है तो किसी भी तरह की इनकम आपको प्राप्त हो रही है तो वो इनकम मानी जाए या नहीं मानी जाए या किनको इनकम माना जाता है, इस पर मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन शाब्दिक अर्थ में अगर हम कहें तो इनकम से हमारा अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता से तथा निश्चित साधनों से उत्पन्न होती है। आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान माने जाते हैं। तो आइटम्स तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही कि इनकम में किन किन मदों को हम शामिल करते हैं। साथ ही कुछ इनकम्स ऐसी भी होती हैं जिन पर हम टैक्स नहीं लगाते हैं क्योंकि वो इनकम की परिभाषा या अर्थ में शामिल नहीं होती हैं। जैसे सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं उसमें सरकार सब्सिडी देती है, जैसे एलपीजी में सब्सिडी मिलती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, या संस्थाओं में जो वो अपनी फ़ीस जमा करते हैं वो रिफ़ंड कर दी जाती है। किसी विशेष संपत्ति को क्रय करने पर सरकार या संस्थाओं के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। किसी विशेष एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र या पिछड़े क्षेत्र में अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, काम शुरू करते हैं, तो सरकार आपको सहायता देती है, अनुदान देती है। तो इस तरह की जो इनकम्स होती हैं उनको आय नहीं माना जाता है। तो मीन्स निगेटिव परिभाषा हुई ये आय की। तो आय का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि कोई भी इनकम, मौद्रिक आय जो आपको नियमितता से और निश्चित साधनों से प्राप्त होगी वो आय मानी जाएगी। लेकिन आय मानने के लिए कुछ तथ्य देखना ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो हम कहेंगे कि वो आय है और उस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। जिसके लिए पेज पर आप देख रहे हैं, आय मानने के लिए ये ज़रूरी है कि वो निश्चित स्रोत या साधन से प्राप्त हो तथा उसमें नियमितता भी होनी चाहिए। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जो नियमित नहीं होती हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है, वो एक ही बार मिलती है रिटायरमेंट पे, तो नियमितता नहीं है। लॉटरी में आप पैसा जीत गए, नियमितता नहीं है।
घुड़दौड़ में पैसा जीत गए, वर्ग पहेली में जीत गए, तो इनमें नियमितता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आय माना जाता है। कंडीशन तो यह है कि नियमितता होनी चाहिए, निश्चित स्रोत से मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां नियमितता नहीं है, फिर भी उनको इनकम मान के हम उन पे टैक्स चार्ज करते हैं। दूसरा तथ्य ये भी देखना जरूरी होता है कि जो इनकम है वो मुद्रा में प्राप्त होनी चाहिए या ऐसी वस्तु के रूप में प्राप्त हो जिसका मुद्रा में मापन किया जा सकता है। तीसरा, बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप से इनकम अर्जित नहीं कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बाह्य साधनों से पैसा प्राप्त कर रहे हों। लेकिन इसका एक अपवाद भी होता है। पारस्परिक बीमा कंपनी या सहकारी समिति अपने सदस्यों से पैसा लेकर फिर सदस्यों को प्रॉफिट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, भुगतान करती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से अपने मेंबर्स को कोई पैसा दिया जाता है तो वो टैक्सेबल माना जाएगा, मीन्स उसको हम आय मानेंगे। साथ ही आय वैध है या अवैध किसी भी तरह की हो सकती है, दोनों ही तरह की आय पर इनकम टैक्स चार्ज होता है। जैसे कोई कहे कि मैंने तस्करी, चोरी, डकैती या रिश्वत से ये पैसा प्राप्त किया है, तो वो भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और उस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। अगर उसके लिए कोई एक्सपेंडिचर किया है, खर्चा किया है, तो वो स्वीकृत किया जाएगा। सामान्यतया इस तरह की इनकम्स पर होने वाले खर्चों को प्रूव नहीं किया जा सकता है, तो वो जो पैसा आपको प्राप्त होता है चोरी, डकैती या रिश्वत से, वो 100% टैक्सेबल मान के इनकम में जोड़ दिया जाता है। कई बार संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में अब टैक्स किससे चार्ज किया जाए? तो स्वामित्व का अगर विवाद है तो आयकर उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो आय प्राप्त कर रहा है, जिसको आय मिल रही है, उसी पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, उसी के इनकम में हम उसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है आय का उपयोग और आय का मोड। दो टर्म हैं, इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन मीन्स आय का उपयोग। आयकर के निर्धारण के लिए उपयोग और मोड में अंतर जरूरी इसलिए है क्योंकि उपयोग टैक्सेबल होता है और डाइवर्जन है तो वो आपकी इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या मीनिंग है? यदि करदाता अपनी आय में से इच्छा से उपयोग करता है या किसी को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो आय का उपयोग माना जाता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी को वेतन मिलता है और वेतन में से कुछ कटौतियाँ होती हैं उसकी इंश्योरेंस के लिए, उसके फंड के लिए, तो जो कटौतियाँ होती हैं तो वो आय का उपयोग माना जाता है। अर्थात कर्मचारी को जो पैसा ग्रॉस अमाउंट ऑफ सैलरी है वही टैक्सेबल मानेंगे। उसने सपोज 1 लाख में से 10,000 पीएफ में जमा कर दिया, 10,000 इंश्योरेंस में जमा कर दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि 80,000 पे हम टैक्स लेंगे, बल्कि टैक्स 1 लाख रुपए पे ही लिया जाएगा, क्योंकि जो पैसा उसने 20,000 जमा किया है वो एप्लीकेशन माना जाएगा, उपयोग माना जाएगा। लेकिन अगर कोई करदाता किसी अनुबंध के अंतर्गत आय प्राप्त करता है, जिस आय में से कोई निश्चित भाग किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है या किसी दूसरे व्यक्ति को देने के प्रयोजन से पैसा उसको प्राप्त होता है और फिर वो पैसा देता है उसको, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम या आय का मोड कहलाता है और ये करदाता के लिए टैक्सेबल नहीं मानी जाती है। अर्थात एप्लीकेशन या आय का उपयोग करदाता की इनकम में जोड़ा जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा, लेकिन डाइवर्जन ऑफ इनकम है तो वो करदाता की इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे सपोज ए और बी ने एक मैगज़ीन में आर्टिकल लिखा और मैगज़ीन की तरफ से ए के नाम से 1,000 रुपये का चेक आ गया।
अब उस चेक में से 500 रुपये ए बी को देता है, क्योंकि दोनों ने मिलके आर्टिकल लिखा था, तो ए के द्वारा जो बी को 500 रुपये दिए जा रहे हैं वो डाइवर्जन ऑफ इनकम होगा, अर्थात ए की इनकम में 500 रुपये ही शामिल किए जाएंगे और 500 रुपये बी की इनकम में शामिल किए जाएंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि किसी वसीयत के तहत या न्यायालय के निर्णय के अनुसार मकान की इनकम में से या और कोई इनकम में से एक पर्टिकुलर हिस्सा किसी और व्यक्ति को देने का निर्देश दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सपोज मुझे 10,000 किराया मिलता है, पिताजी ने वसीयत में ये लिखा था कि मकान के किराए में से 2,000 रुपये मैं अपने छोटे भाई को दूंगा, तो अब जो 2,000 10,000 में से मैं उसको दे रहा हूँ वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है, मीन्स मेरे लिए टैक्सेबल 8,000 ही होगा और 2,000 रुपये ब्रदर के लिए टैक्सेबल माना जाएगा। तो ये कहलाता है आय का उपयोग और उसका मूल। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई करदाता गत वर्ष में आय को अर्जित तो कर लेता है या इनकम एक्रूड हो गई है, उपार्जित हो गई है, तो टैक्स हम उसी वर्ष में लगाएंगे चाहे वो उसको कभी भी प्राप्त करे। जैसे किसी कर्मचारी का 2 माह का वेतन बकाया है, काम तो 12 महीने किया, 2 महीने का बकाया वेतन है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तब भी जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 12 महीने की इनकम लेकर के टैक्स चार्ज किया जाएगा, अर्थात आय उदय हो गई है या अर्जित हो गई है तो वो टैक्सेबल मान ली जाती है। लेकिन कई बार संपत्तियों के बाजार मूल्य बढ़ जाते हैं या संभावित आय की मिलने की संभावना है, संभावना के आधार पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, या हमारा मकान 10 लाख का था, मार्केट प्राइस बढ़ के वो 12 का हो गया, तो आज उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में मुझे कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रही है। जब तक प्राप्त नहीं होगी यहाँ पर, तब तक कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आयकर की दृष्टि से आय के स्थायी या अस्थायी स्रोत में कोई अंतर नहीं किया जाता है। परमानेंट सोर्स से आपको इनकम मिल रही है या टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है, इस चीज़ को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जब भी आपको पैसा प्राप्त होगा वो टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन कुछ आय इस तरह की होती हैं, धर्मादा चैरिटेबल पर्पस से पैसा मिला है, गौशाला वगैरह चलाते हैं उसके लिए कोई पैसा मिला है, तो वो प्राप्ति को आय नहीं माना जाता है और उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। एक टर्म होता है पिन मनी। सामान्यतः पुरुषों के द्वारा महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनको घर खर्च के लिए कुछ पैसा दिया जाता है कि मैनेज करने के लिए ये पैसा आप रखिए और घर को चलाइए। तो महिलाओं के द्वारा उस पैसे में से कुछ बचत कर ली जाती है। महिलाओं के द्वारा घर खर्च के लिए प्राप्त पैसे में से जो बचत है वो कहलाती है पिन मनी। पिन मनी को इनकम नहीं माना जाता है, मीन्स महिलाओं के द्वारा उसमें से जो पैसा बचा लिया गया है वो आय नहीं माना जाता है और उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। कई बार क्या होता है कि आय प्राप्त हुई है, मान लीजिए पैसा बैंक ने उधार दे रखा है या आपने किसी को, अगले आदमी ने अब आपको वापस कर रहा है किस्तों में, स्पष्ट नहीं है कि इसमें मूलधन है ये या ब्याज है, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि ये ब्याज है और ब्याज आपकी इनकम मानी जाती है और टैक्सेबल माना जाएगा। आय में जिस तरह से आय का मतलब पॉजिटिव जो आपको प्राप्त हो रहा है, आय में निगेटिव सेंस में भी हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर किसी स्रोत से आपको लॉस हुआ है तो वो आपकी जो दूसरी पॉजिटिव इनकम्स हैं उनसे सेट ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब ऋणात्मक आय भी हो सकती है। और आय प्राप्ति से हमारा तात्पर्य होता है आय की प्रथम बार प्राप्ति से। पहली बार जब वो प्राप्त हो रहा है पैसा, तो वो प्राप्त माना जाए या न माना जाए, उस स्थिति के आधार पे टैक्स की गणना की जाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने
किसी संपत्ति को बेचने का किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 50,000 रुपये एडवांस में ले लिए। अब अगले आदमी ने कहा कि मैं नहीं खरीदूंगा और 50,000 रुपये उसने जब्त कर लिए। तो जो अमाउंट फॉरफिट की है 50,000, वो टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो न तो रेगुलर इनकम है, न परमानेंट सोर्स से प्राप्त हो रही है, और जो प्राप्त हो रही है वो मकान के विक्रय प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो रही थी। लेकिन अगर कोई करदाता किसी विशेष वस्तु का व्यवसाय करता है और उसके बदले में एडवांस को जब्त करता है, मकानों को बेचने का मेरा बिजनेस है और फिर मैंने एडवांस को प्राप्त किया और जब्त कर लिया, तो वो इनकम मान ली जाएगी। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट मिलता है या उपहार मिलता है, वो भेंट मिलती है, तो वो टैक्सेबल नहीं मानी जाती हैं। तो आय में इस तरह की जो इनकम्स हैं उनको हम शामिल करते हैं, तथा कुछ एक कंडीशंस हैं जिनको देख करके हम कहते हैं ये आय है या नहीं है। कुछ एग्जम्प्टेड इनकम्स भी होती हैं जिनके बारे में आगे मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। कृषि आय को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10 सबसेक्शन 1 में टैक्स फ्री घोषित किया हुआ है, कर मुक्त घोषित किया हुआ है। कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया तथा अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होती हैं शामिल की जाती हैं। कृषि आय में किसको शामिल किया जाए, इसके लिए 3 प्रमुख बातें हमें देखनी होती हैं। पहला, आय भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होनी चाहिए। विदेश में अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसकी आय टैक्स फ्री नहीं होगी, वो कर योग्य मानी जाएगी, टैक्सेबल होगी। भारत में कृषि भूमि से इनकम होनी चाहिए, और जो इनकम है उसका सन्निकट और प्रभावपूर्ण स्रोत भूमि होना चाहिए। मतलब वो भूमि से ही मिलनी चाहिए, मीन्स उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन से मतलब भूमि पर आप कृषि कार्य करके उपज पैदा करें और उसको बेच दें, तो जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मान लूँगा। भूमि कृषि भूमि है या नहीं है, यह निर्धारित करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं, कृषि कार्य में प्रयुक्त कोई भी भूमि जो 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव या शहर में स्थित है तो उसको हम कृषि भूमि मानते हैं। मीन्स 10,000 तक की जनसंख्या वाला नगर कस्बा या म्यूनिसिपल एरिया में जो भूमि स्थित है वो कृषि भूमि मानी जाएगी, और उससे होने वाली आय को टैक्स फ्री रखेंगे। निम्न स्थितियों में कृषि कार्य के लिए भूमि का प्रयोग होने पर भी कृषि भूमि की आय नहीं मानेंगे। मतलब इन स्थितियों में भूमि को कृषि भूमि नहीं माना जाएगा, इसलिए अब उससे जो इनकम होगी वो कर मुक्त नहीं होगी, टैक्स फ्री नहीं होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। पहला, अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या गांव या शहर की 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख तक है, तो उस गांव या म्यूनिसिपैलिटी की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर आगे तक का एरिया के अंदर जो भूमि है वो कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। मीन्स 2 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया होगा वो एग्रीकल्चरल एरिया कहलाएगा और वहाँ की इनकम टैक्स फ्री होगी। लेकिन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक पॉपुलेशन है तो स्थानीय सीमा के अंदर जो भूमि है वो तो है ही है अर्बन लैंड, उससे 2 किलोमीटर आगे तक का एरिया भी अर्बन माना जाएगा और वहाँ की भूमि की इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है और 10 लाख से अधिक नहीं है तो स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर आगे तक का एरिया शहरी माना जाएगा और वहाँ की भूमि पर जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर
तक का एरिया जो होता है वो अर्बन एरिया मान के वहाँ से जो इनकम मिलेगी टैक्सेबल होगी, और 8 किलोमीटर के बाहर वाली जो भूमि होगी उससे प्राप्त होने वाली इनकम टैक्स फ्री मानी जाएगी। कुल मिलाकर के 10,000 तक की जनसंख्या वाले गांव या नगर परिषद म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में जो भूमि है वो तो टैक्स फ्री होगी वहाँ की इनकम। पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक है तो स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर बाहर वाला एरिया एग्रीकल्चरल एरिया कहलाएगा और वहाँ की भूमि कृषि भूमि होगी। पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 6 किलोमीटर स्थानीय सीमा से आगे वाला जो एरिया होगा वहाँ की लैंड से जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम मानूंगा। और 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उस शहर या स्थानीय निकाय की सीमा से 8 किलोमीटर आगे का जो एरिया होगा वो एरिया कृषि भूमि के माना जाएगा, एग्रीकल्चरल एरिया माना जाएगा, और वहाँ से जो इनकम प्राप्त होगी वो टैक्स फ्री होगी। मीन्स इन लिमिट्स के अंदर जो भूमि होगी वो कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी, अर्बन लैंड मान के वो टैक्सेबल की जाएगी। तो एग्रीकल्चरल इनकम के लिए कृषि भूमि से आय प्राप्त होना चाहिए। कृषि भूमि आप किसको मानते हैं उसको मैंने डिफाइन किया है। तीसरा होता है कि भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना जरूरी है। भूमि पर जब तक कृषि कार्य नहीं किया जाएगा तब तक भूमि की आय कर मुक्त नहीं होगी। यदि कोई भूमि गत वर्ष से पहले कृषि कार्य में प्रयुक्त होती थी लेकिन गत वर्ष में कृषि कार्य के लिए आपने प्रयोग न करके किसी और काम के लिए प्रयोग किया है तो अब जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी, वो कर योग्य मानी जाएगी। कृषि कार्य में प्रयोग से मतलब क्या होता है? भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना, फसल काटना, ये सब कृषि कार्य माने जाते हैं। कृषि कार्यों को मुख्यतः न्यायालय के एक निर्णय के आधार पे 2 भागों में हम बांट सकते हैं, प्राथमिक और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य से मतलब पौधे को जमीन से बाहर निकलने से पहले जो एक्टिविटीज़ या काम करते हैं वो प्राथमिक काम है। जैसे भूमि की जुताई करेंगे आप, पानी देंगे, बीज बोएंगे, ये प्राथमिक कार्य है। सहायक कार्य में जमीन से पौधा बाहर आने के बाद अब जो आप काम करेंगे जैसे उसकी निराई, गुड़ाई, सिंचाई, दवाओं का प्रयोग करेंगे, फसल की कटाई करेंगे, ये काम कहलाते हैं सहायक कार्य। तो 2 तरह के कार्य होते हैं। इन दोनों कार्यों को करने के बाद अब आपको जो इनकम प्राप्त होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी अगर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि स्थित है तो। लेकिन अगर आप प्राथमिक कार्य किए बगैर ही कृषि उपज को बेच के पैसा प्राप्त करें तो वो कृषि आय नहीं कहलाएगी। जैसे कई बार खेतों में आपने देखा होगा अपने आप ही पेड़ उग जाते हैं, आप या घास फूस खड़ी हो जाती है, आप उनको काट के और फिर अगर बेच दें तो वो कृषि इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि आपने प्राथमिक कार्य पेड़ों की बुवाई वगैरह आपने या पानी देना, बीज बोना वो नहीं किया था। तो स्वतः उगे पेड़ या घास फूस को काट के अगर आप बेचेंगे तो उनसे जो पैसा प्राप्त होगा वो टैक्सेबल माना जाएगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, खड़ी फसल को खरीद लेता है और बाज़ार में जाके बेच देता है तो उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी क्योंकि उसने प्राथमिक कार्य नहीं किया है। तो इसका मतलब हुआ प्राथमिक कार्यों को संपन्न किए बिना केवल बाद वाले कार्यों किए जाएं तो जो इनकम प्राप्त होगी वो कृषि आय नहीं मानी जाएगी और आपके लिए टैक्सेबल मानी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में ब्रीफ में आय क्या होती है, कौन कौन सी मदों को इनकम में शामिल हम करते हैं, कौन कौन से तथ्यों को हम देखते हैं शामिल करते समय, और एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है, किन परिस्थितियों में आप आय को कृषि आय मानेंगे, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। अगले पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा
एग्रीकल्चरल इनकम कितने तरह की होती है और उसके बारे में क्या प्रोविज़न्स हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे बात करूँगा। थैंक यू।